हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। होप सो आप सब लोग अच्छे हैं। क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का हम चैप्टर स्टडी करेंगे आज, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है बिजनेस स्टडीज़ में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें एफ डब्ल्यू टेलर कौन है। एफ डब्ल्यू टेलर दैट द फुल नेम इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इन्होंने एक डेफिनेशन, इन्होंने अपना जो अपना करियर जो स्टार्ट किया, दैट वाज स्टार्टेड इन द मिडवेल स्टील कंपनी इन 1884। मोरोवर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसमें रहता है कि इन्होंने बुक कौन सा लिखा, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्होंने एक बुक लिखा। तो इसमें फ्रेडरिक विंसलो टेलर की बात की गई है जिन्होंने आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए। तो नाम मैंने बोला फ्रेडरिक विंसलो टेलर, और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है। मिडवेल स्टील कंपनी के अंदर इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, और वो जो बुक लिखी है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर। वो कहते हैं मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू देन टू सी दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट एक ऐसा एक्ट है जिसमें वो ये देखना चाहते हैं कि हम लोगों से क्या काम कराना चाहते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि वो उस काम को उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेफिनेशन गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर। दैट डेफिनेशन इज फॉर मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स दिए एफ डब्ल्यू टेलर ने। तो प्रिंसिपल्स क्या है? पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वो कहता है कि किसी भी चीज के अंदर साइंस लगाइए। किसी चीज के अंदर क्या लगाना? साइंस। किसी भी चीज को साइंटिफिक वे में कीजिए, हिट एंड ट्रायल मत कीजिए। किसी भी चीज के अंदर देखिए कि व्हाट इज द साइंस इन्वॉल्व इन इट, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज मत कीजिए। सेकंड इज, वो कहते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब वहां पीस होना चाहिए, डिस्कॉर्ड झगड़े नहीं होने चाहिए। वो कहता है कि अगर झगड़े होंगे तो फिर कंपनी जो है अच्छा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। तो वहां पे एक कंप्लीट मेंटल चेंज होना चाहिए। स्ट्राइक्स लॉकआउट नहीं होने चाहिए। ओनर को सोचना चाहिए कि बिना एम्प्लॉयज के काम नहीं चलेगा, वो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और जो एम्प्लॉयज हैं उनको सोचना चाहिए कि वो फादर फिगर हैं, वो ओनर हैं, और उन्हीं के थ्रू उन्हें काम मिल रखा है। तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा। आप देखिए जैपनीज कल्चर में क्या होता है कि जब वहां उनको अपनी बात को मनवाना होता है, जब वो काफी नाराज होते हैं एम्प्लॉइज, तो उस दिन वो ज्यादा आउटपुट करते हैं। आपने कहा सर ये कैसे पॉसिबल है? उनका कल्चर है। वो कंट्री के पार्ट पे, कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते ओवरऑल। तो वो क्या करेंगे, उस दिन आउटपुट ज्यादा करेंगे। ब्लैक रिबन बांध लेंगे मान लीजिए आपने सिर पे, तो क्या होगा, तो उसको पता है कि आज एम्प्लॉइज नाराज है, पर उस दिन वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। तो उनको एक तरह से देखा जाए तो इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, बट मशीनों को तोड़ेंगे नहीं, ओनर को घेरेंगे नहीं। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड कल्चर। तो कैसा होना चाहिए? कॉपरेशन होना चाहिए, है ना। तो ये डेफिनेट, जैसे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब वहां पे हार्मनी होना चाहिए, पीस होना चाहिए, डिस्कॉर्ड झगड़े नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब वहां कॉपरेशन जो वर्ड है, कॉम्पिटिशन को हटाइए, कॉपरेशन लाइए, मिलकर काम कीजिए। अगर मिलकर काम करेंगे, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इंडिविजुअलिज्म नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंडिविजुअलिज्म मतलब सब अपना अपने डायरेक्शन में ना चलें, सब एक डायरेक्शन में चलें। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब हर एम्प्लॉय को एक मौका मिलना चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ हमें लगता है पोटेंशियल है, तो देन वी हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज, उनको प्रमोशंस दी जानी चाहिए। जैसे कि जो एफ डब्ल्यू टेलर था, उसने एक नॉर्मल एक वर्कर की तरह उसने ज्वाइन किया और बाद में चीफ इंजीनियर तक बन गया। तो इसका मतलब उसको मालूम था कि अगर किसी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को आप मौका देंगे तो ही विल डू बेटर। तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए, जो कि हमें फॉलो करने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन। तो एफ डब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूजुअली वहां अप्लाई होते हैं जहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे फ्यूल है, फ्यूल के प्रिंसिपल्स जर्नल हैं, वो कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं, पर यूजुअली जो टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड विद ऑन प्रोडक्शन। तो जहां प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है वहीं पे अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट इज, अगला टॉपिक है इसका टेक्निक्स। टेक्निक्स गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर। व्हाट आर द टेक्निक्स गिवन? तो टेक्निक्स में पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और फंक्शनल फोरमैनशिप ये कहता है कि जो यहाँ पे दो टाइप के
जो ऑफिसर्स होंगे ये बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि आपने काम को पार्ट्स में तोड़ दिया, अलग अलग चीज को, अलग अलग एक्टिविटीज को अलग अलग बॉस देखेंगे। तो दो टाइप के मैनेजर के अंडर प्लानिंग ऑफिसर भी है और प्रोडक्शन ऑफिसर भी है। आपने कहा सर प्लानिंग ऑफिसर में कौन है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है एंड डिसिप्लिन क्लर्क है या डिसिप्लिन ऑफिसर है। तो जो प्रोडक्शन ऑफिसर है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन देगा कि किसी एम्प्लॉय को क्या काम करना है और इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या करना है, और रूट क्लर्क बताएगा कहाँ काम करना है, वेयर व्हाट विल बी द रूट, एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी। डिसिप्लिन क्लर्क डिसिप्लिन मेंटेन करेगा कि कहीं क्योस नहीं है। स्पीड बॉस, अब ये प्रोडक्शन ऑफिसर है, स्पीड बॉस स्पीड चेक करेगा कि काम स्पीडली हो रहा है नहीं हो रहा है, स्लो तो नहीं है। गैंग बॉस जो है वो एज ए टीम लीडर काम करेगा, एंश्योर करेगा कि जो मशीन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। रिपेयर बॉस जो है वो रिपेयर देखेगा, कहीं पे भी कोई मशीन ब्रेक डाउन हो गई है तो उसको रिपेयर बॉस एंश्योर करेगा कि वो दोबारा से सही हो जाए। और इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्शन करेगा, क्वालिटी चेक करेगा कि जो क्वालिटी वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में एक प्रिंसिपल है जो कि FW टेलर ने दिया था, यूनिटी ऑफ कमांड, वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि ये जो 8 ऑफिसर हैं, 4 इधर और 4 इधर, वो हर वर्कर के ऊपर हैं। तो इसका मतलब हर वर्कर के कितने बॉस हैं? टोटल 8 बॉसेज हैं। तो इसका मतलब यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है विच प्रिंसिपल गिवन बाय फ्यूल इज वायलेटेड इन द टेक्निक ऑफ FW टेलर, तो यू विल से इट इज वायलेटेड इन द फंक्शनल फोरमैनशिप बिकॉज हियर एवरी वर्कर इज हैविंग 8 बॉसेज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज, अगला हमारा जो टेक्निक है दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, डिजाइन, ओके, वर्क मेथड्स। इवन आपका जो मशीन्स हैं वो भी स्टैंडर्ड की होंगी, रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड का होगा, मेथड स्टैंडर्ड के होंगे, ठीक है। तो इट्स ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स, उसका जो कलर है वो स्टैंडर्ड होगा, उसका डिजाइन स्टैंडर्ड होगा, ओके। तो इसका मतलब होता है हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर हमारी ये सारी चीजें स्टैंडर्ड होंगी तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी होगी वो भी स्टैंडर्डाइज होगी। मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आप कोई चिप्स खरीदते हैं, आपको हर बार वही टेस्ट आता है, तो बिकॉज इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, नॉट ए लोकल प्रोडक्ट। लोकल प्रोडक्ट हो तो कभी नमक ज्यादा है, कभी मिर्च ज्यादा है। तो यहाँ पर हर चीज का एक स्टैंडर्ड होगा, मशीन स्टैंडर्ड की होंगी, रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड का होगा, वर्क मेथड स्टैंडर्ड के होंगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। और नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है पुटिंग एन एंड टू अननेसेसरी साइज, टाइप। अब आपने कहा ये अननेसेसरी साइज और टाइप क्या है? जैसे मान लीजिए आप शूज खरीदने गए, तो आपने कहा कि हमें जो शूज है उसका जो नंबर है वो है 5.6 चाहिए या 5.67 चाहिए या 5.77 चाहिए। तो इतना डेसिमल डिफरेंस में अगर आप फुटवियर्स के बिजनेस में हैं तो आपका काम चलेगा नहीं। आप देखिए पेपर के साइज में A4 साइज आता है, A3 आता है, जैसे 3 या 4 साइजेस में पेपर आता है। अगर डेसिमल डिफरेंस के साइज में पेपर आने लगेगा तो चलेगा नहीं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड पुटिंग एन एंड टू अननेसेसरी टाइप एंड साइजेस। अब इससे क्या होगा कि कंपनी जो है कुछ ही टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएगी। अब आपने मार्केट में गए कि भाई बिस्लेरी की बोतल चाहिए, आपने कहा कि जी मुझे तो 260 ml ही चाहिए, 250 नहीं चाहिए, 500 ml नहीं चाहिए, 260 चाहिए। कोई कह रहा है मुझे 267 ml चाहिए, कोई कह रहा है मुझे 255 ml चाहिए। भाई बहुत सारे जो पैकिंग में आप प्रोडक्ट को लेकर आएंगे तो कुछ जो पैकिंग है वो बिकेंगी ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको उनकी जो टाइप्स है और साइजेस हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड साइज में आपने, जैसे एक रेडीमेड शर्ट आपको चाहिए तो आपके 3 या 4 साइजेस हैं। आपने कहा सर 39 है, 40 है, 42 है, तो 3 या 4 साइजेस में आती है। आपने कहा सर मुझे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज का शर्ट चाहिए, तो भैया फिर स्टिच करा लीजिए आप, ठीक है। छोटा चाहिए तो फिर स्टिच करा लीजिए। एक स्टैंडर्ड साइज में आप लेके आएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड साइज में नहीं लेकर आएंगे तो देन देयर विल बी लॉट ऑफ लाइक आई विल से बहुत सारा सामान आपका बिक ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। तो इसका पर्पज क्या? पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप एंड साइजेस, ठीक है। इससे इकोनॉमी आएगी, कॉस्ट कम आएगी। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी एक टेक्निक है जो कि FW टेलर ने दी। वो ये कहते हैं कि जो मेथड है वो एक मतलब मेथड स्टडी कहता है कि किसी काम को करने का एक बेस्ट मेथड हमें फाइंड आउट करना है, बेस्ट वे ऑफ डूइंग पर्टिकुलर टास्क। दैट इज व्हाट कॉल्ड मेथड स्टडी। हमें देखना है बेस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर डूइंग ए टास्क।
नेक्स्ट है मोशन स्टडी। व्हाट इज मोशन स्टडी? मोशन स्टडी जो होता है कि जो मूवमेंट्स को स्टडी करता है। तो व्हाट इज द बेसिक पर्पज ऑफ द मोशन स्टडी? मोशन स्टडी का बेसिक पर्पज होता है अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करना। द मेन पर्पज ऑफ मोशन स्टडी इज टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशंस। इसमें एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एक मैसन है जो कि अबाउट 15-16 एक्टिविटीज कर रहा है, बाद में उस एक्टिविटीज को कम करके 5 और फिर 5 से कम करके 2 कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो अननेसेसरी मोशंस हैं उनको हटाया गया, एलिमिनेट किया गया, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, ज़्यादा आउटपुट हो पाए, क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हो जाए। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मोशन स्टडी। तो ये मैसन के ऊपर बेस है जो कि इन्होंने यहाँ पे केस स्टडी में दिया है। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहता है कि किसी काम को करने का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा। आपने कहा सर इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, इससे आप एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर को पहचान पाएंगे। आपने एक किसी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया, कोई उस काम को उससे पहले कर दे रहा है, उतने ही टाइम में कर रहा है, तो वो एफिशिएंट वर्कर है, कम टाइम ले रहा है तो इनएफिशिएंट वर्कर है। तो टाइम स्टडी। नेक्स्ट इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब जैसे आप जानते हैं फटीग मतलब थक जाना। तो फटीग स्टडी में ये स्टडी किया जाएगा कि आप जो रेस्ट इंटरवल्स जो हैं वो कितने टाइम पीरियड का दें, प्लस कितनी बार दें। आपने कहा सर कितनी बार मतलब मान लीजिए आप फैक्ट्री में एज ए वर्कर काम कर रहे हैं, तो आप जल्दी थकेंगे, तो आपको हो सकता है 2 रेस्ट इंटरवल्स दे दिए जाएं और जो इंटरवल का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ऐसा हो सकता है। बट अगर मान लीजिए ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और आप जल्दी थकेंगे नहीं, केवल ऑफिशियल वर्क है, तो हो सकता है आपका जो रेस्ट इंटरवल है वो छोटा हो और एक ही बार हो। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फटीग स्टडी। इसमें स्टडी किया जाएगा कि किस तरीके से वो दोबारा से अपनी एनर्जी को रीगेन कर लें, कितना टाइम लगेगा उतने उसमें। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम वो ये कहता है कि जो वेज रेट है वो 2 टाइप का होना चाहिए। एक वो जब जो एफिशिएंट वर्कर्स के लिए, एक वो जो इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक टारगेट दे दिया गया कि आपका पर डे आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, वो एक टारगेट है। जो उस टारगेट तक अचीव हो जाएगा या उससे ऊपर चला जाएगा तो उसको मान लो 5 रुपीज़ पर पीस मिलेगा, और जो उसके नीचे रह जाएगा, चाहे 1 यूनिट ही नीचे रह जाए, तो उसको 4 रुपीज़ पर पीस मिलेगा। तो अब मैक्सिमम वर्कर्स अपने कम से कम स्टैंडर्ड टारगेट को अचीव करना चाहेंगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। आपने कहा फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मोर ओवर क्वालिटी इंप्रूव होगी, और जो वहाँ पे जो गॉसिपिंग है वो खत्म हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा, और हर वर्कर चाहेगा कि उसको इनएफिशिएंट वर्कर ना बोला जाए। तो वर्क बहुत स्मूथली चलेगा, हर कोई अपने काम में लगा होगा। तो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया जो आपका डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर, टेक्निक्स मैंने आपसे डिस्कस किया। होप सो आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।